Assalamu alaikum to all of my students. Welcome to my YouTube channel Teach with Hamza. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना था, ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। अब मैंने आपको एक लाइन इंडिकेट कराई थी, इसमें मैंने कहा था कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये दो कंडीशन पर वैलिड नहीं करता। ठीक है, इसके लिए दो लिमिटेशन है। एक, एरिया फ्लैट होना चाहिए, और नंबर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। एक एरिया फ्लैट होना चाहिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। मैं ये पॉइंट यहां पर लिख देता हूं कि ये जो हमारे पास फार्मूला है फाई डॉट ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, इसकी लिमिटेशन कौन सी है। नंबर वन है फ्लैट सरफेस, और नंबर टू है ई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब फिर क्या हो कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कांस्टेंट ना हो, या जो हमारे पास सरफेस है वो फ्लैट ना हो बल्कि कौन सी हो, कर्व सरफेस हो। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम कैसे मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कौन सा नया फार्मूला बनेगा। दरअसल दरअसल इसी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ आया था, गोस लॉ। कौन सा लॉ आया था, गोस लॉ ने यह बताया था कि अगर हमारे पास सरफेस कर्व हो, अगर हमने स्फीयर में से किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना हो, या अगर एक सरफेस में से, एक स्फीयर में से 10 के 12 चार्जेस पड़े हो और हमने फिर मालूम करना हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो उस सूरत में हम किस तरीके से मेजर करेंगे। दरअसल इसी के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है, गोस लॉ। गोस लॉ की एक स्टेटमेंट है। गोस लॉ कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनक्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पर इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं, लेकिन समझाऊंगा बाद में, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे आप पढ़ोगे, ऐसे समझोगे, समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे डेरिवेशन कराऊंगा मैथमेटिकल जुबान में, आपको इजीली आसानी से ये डेरिवेशन, इसकी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है इस लॉ की, वो कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through enclosed surface is 1 by epsilon naught times total charge enclosed by surface। ये हमारे पास है इसकी स्टेटमेंट, छोटी सी स्टेटमेंट, लेकिन इस स्टेटमेंट का आगे जो एप्लीकेशन है, जो इसकी डेरिवेशन है, जिस डेरिवेशन की बेस पर ये स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड की गई है, बेसिकली जो मैथमेटिक्स है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स ही फिजिक्स को प्रूव किया जाता है। फिजिक्स और मैथ का आपस में रिलेशन है, जिससे हम आगे जाकर फिर स्टैट्स की बुनियाद पर पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर दो लिमिटेशन लिख देता हूं। एक, हमारे पास क्या होना चाहिए कि सरफेस कौन सी होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। लेकिन अगर सरफेस हमारे पास आ गई सफियर और चार्ज अंदर पड़ा है प्लस क्यू, अब सरफेस सफियर है तो अब क्या करेंगे, या हमारे पास सरफेस भी टेढ़ी मटेढ़ी आ गई है और चार्जेस भी 10 के 12 पड़े। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर और एक डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस पर, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज के और एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर। ठीक है, तो जितना ये वाला फ्लक्स, इस चार्ज का फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा इस सरफेस के नजदीक, लेकिन ये जो ये वाला सरफेस वाला है, अब इसके दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है।
तो इस सूरत में जो इसका फ्लक्स होगा, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज है। इन्हीं दो कंडीशन को प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ आया था, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास, मैं इसको ए का नाम देता हूं और इसको बी का नाम देता हूं। हम सबसे पहले बी की डेरिवेशन करेंगे, फिर ए की करेंगे। बी की डेरिवेशन, बी व्हेन सरफेस इज कर्व्ड, व्हेन सरफेस इज कर्व्ड। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सरफेस हमारे पास कर्व्ड हो तो हमें उस तमाम सरफेस को इतने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देना है, इतने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देना है। ये मैं एग्जांपल के लिए बना रहा हूं, 3 की 4, इसको मैं ए का नाम देता, 1 का नाम देता हूं, इसको A2 का, इसको A3 का, और इसको A4 का। तो ये क्या कहता है कि हमने तमाम चार्जेस को, हमने तमाम स्फीयर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देना है, ताकि एक जो सर्कल है, मैं यहाँ पर सर्कल ड्रा करता हूँ, ये देखो ये एक सर्कल है। अब अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा लूं, ये छोटे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो मुझे बताओ ये वाला हिस्सा हमें कैसे महसूस हो रहा है, ये कर्व्ड है, ये बिल्कुल फ्लैट है। तो किसी भी सर्कल का छोटा हिस्सा, छोटा सेगमेंट, किसी भी सर्कल का छोटा हिस्सा, उसके सर्कल पैरामीटर में से छोटा पार्ट, वो एज अ क्या बिहेव करता है, फ्लैट सरफेस बिहेव करता है। इसकी प्यारी सी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे हमारी अर्थ, वो क्या है, स्फीयर की शेप में, 3D डायमेंशनल शेप में है। तो जिस घर में आप रह रहे हैं, या आप रह रहे हैं, या कोई भी रह रहा है, वो घर बेसिकली क्या है, फ्लैट है, क्योंकि वो घर उस अर्थ का क्या है, एक छोटा सा सेगमेंट है। तो हर गोल बॉडी का, हर सर्कल का, हर स्फीयर का छोटा सा हिस्सा एज अ फ्लैट सरफेस बिहेव करता है। तो इस पर भी इसका यही कहना था कि अगर हम तमाम सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लें, ताकि एक पैच क्या बिहेव करे, एज अ फ्लैट सरफेस बिहेव करे, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका, उसको मेजर करना उतना ही आसान हो जाएगा। इसको किसने क्या नाम दिया, ए, इसको मैं कह दूंगा ए। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, A1, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी किस तरफ होगी, E1। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ। इतने जितने भी पैचेस बनेंगे सब का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लाइक करता होगा। अब जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, वो इन तमाम पैचेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, सम होगा। तो मैं सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिखता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इन दैट केस, क्या होगा, flux of net is equal to flux of 1 plus flux 2 plus flux 3 plus so on up to flux n। ओके हो गया। अब फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, वो हम पुट करते हैं, तो वो है फ्लक्स ऑफ नेट इज इक्वल टू E1 डेल A1। ठीक है, किसी भी सरफेस का, किसी भी, अगर आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं, एक छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हैं, तो वो छोटा हिस्सा जो भी उस चीज का बनता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ए, कि ये उस फलाम बॉडी का छोटा सा हिस्सा है। डेल डेल ये शो करता है कि वो उस फलाम बॉडी का ये छोटा सा हिस्सा है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, डेल ए करेंगे, डॉट प्लस E2 डेल A2 प्लस E3 डॉट डेल A3 प्लस अप टू E ऑफ N डॉट डेल A ऑफ N। ओके हो गया।
अब मैं क्या करूंगा कि इन डॉट को रिमूव करूंगा और साथ क्या लगाऊं तो देखूंगा cos थीटा cos थीटा cos थीटा फाई ऑफ नेट इज इक्वल टू E1 del A1 cos theta plus E2 del A2 cos theta plus E3 del A3 cos theta plus up to En del An cos theta. अंडरस्टैंड? अब मुझे बताओ ये जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में हो, दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बनता है? 0 डिग्री। जब दोनों चीजें पैरेलल हो, दोनों क्वांटिटीज पैरेलल हो तो एंगल कौन सा होता है? 0 डिग्री। और cos 0 किसके बराबर होता है? 1 की। यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ कि एज वी नो थीटा बराबर है 0 and cos 0 degree is equal to 1. Hence phi of net बराबर है। अब cos 0 यहां पर जितने भी cos थीटा है उनको मैं क्या मालूम कर दूंगा? 1 1 1 और 1। ठीक हो क्या? तो मेरे पास कौन सा बन जाएगा? 1 प्लस E2 del A2 प्लस E3 del A3 प्लस अप टू En del An। अब अगर तुम गौर करो ये जो सरफेस है इस पे जो चार्ज है वो कौन सा है? एक चार्ज है, वो भी कौन सा? हमने उसको क्या नाम दिया है? क्यू। पॉजिटिव चार्ज मौजूद है लेकिन चार्ज क्या है? सिर्फ एक है। तो सर्कल का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्कल जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ जा रही है? सेंटर से। यहां पर भी सेंटर से, यहां पर भी सेंटर, यहां पर भी सेंटर से। अब इन चारों पैचेस पर या चारों क्या लग को भी यहां पर पैचेस कर दे तो तमाम पैचेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रही है क्या वो सेम पहुंच रही है? देखो हमारे पास चार्ज सिर्फ एक है, वो भी बिल्कुल दरमियान में सेंटर में फिक्स है। ये चार्ज यहाँ पर मूव वगैरह नहीं कर रहा। जब चार्ज मूव नहीं कर रहा तो फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस चार्ज की वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यही पॉइंट हम यहां लिखते हैं। देयरफॉर वी नो वी नो E बराबर है कांस्टेंट, देन क्वेश्चन 1 becomes इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? अगर मैं यहां पर फाइव ऑफ नेट E del A1 प्लस E del A2 प्लस E del A3 प्लस अप टू E del AN, अगर मैं आपसे पूछूं कि E del A1 E del A2 E del A3 E del AN इसमें से कौन सी चीज कॉमन है तो आप मुझे क्या बताएंगे कौन सी चीज कॉमन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कॉमन ले लूंगा। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A ऑफ N। ठीक है। अब मेरे पास ये जो सारी चीजें हैं डेल A1 डेल A2 डेल A3 डेल AN तमाम सरफेस की पैचेस का सम मेरे पास क्या बन जाता है? उसी बॉडी की सरफेस बन जाता है। बेसिकली मैंने पहले सरफेस को ब्रेक किया है तमाम पैचेस में, लेकिन फिर अगर मैं पैचेस को यूनाइट करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी? वही सरफेस बन जाएगी। तो मैं यहां पर ये पॉइंट भी लिख सकता हूं कि E इंटू सरफेस एरिया ऑफ
sphere surface area of sphere। तो अब यहां पर मेरे पास ई की वैल्यू क्या है, ई हमने पढ़ा है, ई हमारे पास किसके बराबर होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और मेरे पास जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो क्या होता है, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। मैं इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर मैं इसको बोल देता हूं 3 में। तो फिर जो मैं 3 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स मेरे पास क्या आ गया, फाइंड नेट इज इक्वल टू क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखो ये क्या बोलता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनक्लोज्ड सरफेस इज 1/E नॉट टाइम्स टोटल चार्ज enclosed by surface। 1/E naught टाइम टोटल चार्ज enclosed by that surface। अगर मैं आपसे पूछूं कि n ऑफ b हमारे पास क्या होता है, तो आप यही बोलते हैं कि n टाइम्स b। मैं पूछता हूं 3 into 4 क्या होता है, तो हम यही बोलते हैं 3 टाइम 4। तो यहां पर भी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/E नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसी को हम क्या कहते हैं, फाई नेट। ठीक है, अब इन दो कंडीशन में क्या मालूम कर रहा हूं कि जिस किसी भी क्लोज सरफेस का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कौन सी दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 फैक्टर, हेडिंग 2 फैक्टर नंबर 1 कौन सा है जी, चार्ज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय। यहां पर तो इस सूरत में एक चार्ज है तो फिर छोटा क्यू, अगर ज्यादा चार्ज होंगे तो फिर हम यहां पर चार्ज का क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, टोटल चार्ज। और नंबर 2 परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी की चीज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी परमिटिविटी और उसके अंदर क्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी शेप और ज्योमेट्री पर, कि वो स्फीयर है या ऑर्बिटरी सरफेस है या हमारे पास कर्व्ड है या कोई है या क्यूब है या ये है या वो, इससे कोई लगाव नहीं है। वो कौन सी दो चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर 1 इज चार्ज और नंबर 2 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हमने बी लिमिटेशन की है, हमने बी को सोल्व किया है, एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप बी को नोट करें, फिर हम ए को सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास चार्जेस, अभी हमने ये समझाया कि हमारे पास अगर हमारे पास चार्ज एक है और सरफेस कर्व हो तो फिर कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं, जो हमारे पास बी सूरत है वो हमने पूरी की है। अब हमारे पास आता जाता है कि अगर हमारे पास चार्जेस ज्यादा हो, एक से ज्यादा चार्जेस हो और सरफेस भी कर्व्ड हो, सरफेस भी फ्लैट ना हो, तो उस सूरत में हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करेंगे। आप ये नोट कर लें, फिर हम वो करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब हमारे पास सरफेस फ्लैट ना हो, सरफेस कर्व्ड हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम करते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला आया था
फ्लक्स इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्मूले से अब ये वाली डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हमारे पास कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अब फिर क्या हो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, तो कर्व सरफेस में एक से ज्यादा चार्जेस पड़े हो, तो उस सूरत में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मेजर करेंगे, आइए जान। तो इस सूरत में जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, क्या बोलते हैं, क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होगा फाई ऑफ नेट इज इक्वल टू फाई ऑफ 1 प्लस फाई ऑफ 2 प्लस फाई ऑफ 3 अप टू फाई ऑफ n। अब फाई ऑफ 1 हमारे पास क्या है, अगर मैं यहां पर चार्जेस को नाम दे दूं, इसको Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4, इसको Q5, इसको Q6, इसको Q7, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू Q ऑफ n डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां में से कौन सी चीज कॉमन ले सकता हूं, तो आप यही कहेंगे कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इन सब चीजों में कॉमन है। तो मैं यूं करता हूं कि फाई ऑफ नेट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो ऑन। अब मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सम ऑफ क्यू आई, आई बराबर है 0 और आई बराबर है m के। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो तमाम चार्जेस हैं इनको मैं सम अप करके मैं एक टोटल चार्ज भी बना सकता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो फाई ऑफ नेट हमारे पास क्या हो गया, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब इस फार्मूले को देखो और इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल मैच कर रही है। लास्ट में तो थोड़ी बहुत वेरिएशन थी कि एक चार्ज था, यहाँ पर चार्ज भी टोटल चार्ज है, फुल चार्ज, जितने भी चार्जेस तमाम का सम है, और एप्सिलॉन नॉट से 1 बाय ई नॉट टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर भी यही बात हमारे सामने कही गई है। मैं ऐसे करता हूँ, इसको बोल्ड करके लिख देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास मेजर इक्वेशन है। मेजर फाई ऑफ नेट बराबर है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, फाइनल इक्वेशन स्टार। तो इसमें हमने पढ़ा, हमने दो फार्मूला मालूम किए। नंबर 1, जो हमारे पास सरफेस फ्लैट ना हो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, और नंबर 2, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, जब हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस मौजूद हो तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा। तो ये दो फार्मूले थे जो गॉस लॉ में आते थे, जिस तरीके से हमने मालूम किया गॉस लॉ कैसे वेरिएबल होता है। आगे यहाँ पर आगे दो एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, ठीक है। तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह उन पर बेस होगा। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर वाकई हो गया है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों से जरूर जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़।